सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकर्ष शर्मा। आज हमारी सेकंड वीडियो है इस गाइडेंस सीरीज़ पे। और आज की वीडियो उन सारे फीमेल एडवोकेट्स जो अभी फील्ड में एंटर हो रही हैं प्रैक्टिस के लिए, या जो पेरेंट जो इस बात से क्वेश्चन उठाते हैं कि लड़कियों के लिए लॉ फील्ड सही है कि नहीं है, आज की वीडियो उन क्वेश्चंस पे आंसर करेंगी। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट मधु कालिया, जो जिनका एनरोलमेंट 1984 से है, यानी मेरी एज से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस को टाइम हो चुका है। इनके पास बहुत एक्सपीरियंस है एंड ये स्पेशली क्रिमिनल एंड विमेन रिलेटेड मैटर्स में डील करती हैं। सो गुड डे मैम। तो मैम, मेरा पहला क्वेश्चन, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन आपके पास रहता होगा, ये है कि क्या फर्स्ट जनरेशन लॉयर है अपनी फैमिली के, या बैकग्राउंड रहा है आपका लॉ से रिलेटेड या कुछ? नहीं, मैं फर्स्ट हूँ। फर्स्ट हैं आप? हाँ, मेरे यहाँ से कभी कोई एडवोकेट नहीं था। कोई नहीं था? हाँ, उसके मेरे आने के बाद मेरे ब्रदर इस प्रोफेशन में हैं। ओके, मेरे से छोटे हैं। ओके। तो मैम, इन द ईयर 1984, मतलब उस आज भी ये फील्ड मेल डोमिनेटिंग है, लेकिन 1984 में और ज़्यादा रही होगी। उस समय मतलब आपको क्या ऐसी इंस्पिरेशन मिली कि मुझे लॉ के अंदर जाना है, मुझे लॉ करनी है? मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बात कर रही हूँ। मेरे दिमाग में या मेरी फैमिली के दिमाग में कहीं भी ये नहीं था कि मैं एडवोकेट बनूंगी या मेरा ब्रदर एडवोकेट बनेगा। हमारी बैकग्राउंड स्पोर्ट्स की है। हमारे फादर दिल्ली पुलिस थे, पर वो हमेशा एक ही बात कहते, कभी उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि आपने क्या पढ़ा। उन्होंने हमेशा हमसे पूछा क्या खेला। अच्छा। तो उनका हमेशा से ये रहता था कि बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, उसकी ओर ज़्यादा ध्यान दो। इसलिए हमारा जो पूरा बैकग्राउंड है स्पोर्ट्स का ही है। मेरे फादर भी वॉलीबॉल खेलते थे अपने लेवल तक। मेरी सिस्टर ने पूरा स्पोर्ट्स में, बड़ी बहन ने कोर्स किया हुआ है सारा। पटियाला पे उस टाइम होता था, और नेशनल वहाँ पे जो थे जहाँ से पूरी ट्रेनिंग करके वो आई, और फिज़िकल टीचर लगी वो स्कूल के अंदर। मेरा जो था, क्योंकि हमारे फादर ने कभी किसी को ये नहीं कहा तुम्हें ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है। उन्होंने कहा चलते रहो, जो बनना चाहते हो बनो, जो मेहनत करनी है करो। कोई इंटरफेरेंस नहीं था उनकी तरफ से। और मेरी मदर तो हाउसवाइफ थी, उन्होंने हमेशा हमारा ध्यान रखा, पर पढ़ाई के बारे में कभी किसी ने नहीं पूछा। तो मतलब आपकी अपनी चॉइस रही कि लॉ अच्छा लगा? मेरी भी चॉइस नहीं थी, ऊपर वाले की थी। अच्छा। मेरी भी कोई चॉइस नहीं थी। तो जब हम लोगों ने, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करा दोलतम कॉलेज से, टेम्पो यहाँ से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी लगता था अरे टीचर बन जाओ। अच्छा, हमें स्पोर्ट्स में एक जॉब भी मिलती थी, अगर आप नेशनल स्पोर्ट्स उसमें खेले हुए हैं तो वो मिलती थी, जैसे पीएलटी में टेलीफोन उसमें, या ऐसे क्लर्क लेवल की मिलती थी। और कई बार दिमाग में आया भी, क्योंकि कई लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन किया कि हम भी ज्वाइन कर लेते हैं। पता नहीं, फिर लगता था यार नहीं नहीं, ऐसे करके। फादर भी कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जॉब करो, पर किस तरह से हम लॉ में आ गए ये नहीं पता कैसे आए, पर लॉ ज्वाइन कर लिया हमने। फिर इंटरेस्ट बना। अच्छा, फॉर्म फिल करा और कॉलेज जाना शुरू कर दिया। मतलब एडमिशन हो गया तो हमको लगा कि अब हम पढ़ सकते हैं लॉ, क्योंकि हम लोग कोई बड़े मतलब वो जिसको टॉपर्स ऐसे कुछ नहीं है, एवरेज स्टूडेंट हैं हम लोग। हाँ जी। कोई ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट और इस तरह से बड़े फर्स्ट डिविजनर्स और इस तरह का नहीं है मेरी बैकग्राउंड। मैं ईमानदारी से कह रही हूँ। तो एवरेज स्टूडेंट हम हैं, पर इतने भी एवरेज नहीं थे। मतलब ऐसे थे कि थ्रू आउट चलते ही रहे जब से भी। फिर इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब लॉ हो गया पूरा, तो हमारे फादर जो दिल्ली पुलिस थे वो बहुत सारी चीज़ें देखते थे, क्योंकि उनका कोर्टों में भी आना जाना रहता था। तो वो ना मेरे को कभी ये नहीं कहते थे, जब भी मैं कहती थी पापा मैं प्रैक्टिस कर लूँ, वो कभी ये नहीं कहते थे मत करो। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। पर वो कभी, मतलब मुझे ये भी नहीं कहते थे तू कर ले। अच्छा। तो उससे क्या होता, वो कहते थे हमेशा अरे कुछ नहीं है, खाओ पियो खेलो, कुछ जरूरत नहीं है करने का, है ना, खाओ घर में बैठ के, ये करो वो करो। तो ऊपर वाले की मर्जी। मेरे साथ एक लेडी थी, हमारे आसपास ही रहती थी, उसका कोई डाइवोर्स का मैटर था। वो बोली नहीं मैं तो तेरे से ही कराऊंगी। वो मैंने कहा मुझे तो एबीसी भी नहीं आती, मैं तो कभी कोर्ट में भी नहीं घुसी हूँ। तो बोली नहीं तेरे से ही कराऊंगी। मैंने कहा मैं आपको कोई, जो मेरे साथ के लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको मैं बात करती हूँ और आपको वहाँ ज्वाइनिंग करा देती हूँ। बोले नहीं मैं कराऊंगी तेरे से ही।
मैं फंस गई। अब मैंने कहा अच्छा भी डिग्री तो मेरे पास भी है, रजिस्ट्रेशन भी हुआ है, सब कुछ है। ये होगा 85 एंड की बात होगी, 86 शुरू होने वाला था। जब तक मैंने कुछ नहीं किया था, एक राजस्थान जुडिशरी का जरूर एग्ज़ाम दिया था, उसके अलावा कुछ नहीं किया था। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने फादर से पूछा कि ये हमारे साथ ही एक मिस्टर कौशिक रहते हैं, हमारे साथ ही रहते थे नेबरहुड में। तो वो 7-8 साल की उनकी प्रैक्टिस थी। उनके यहाँ एक मिस्टर HR गौड़ साहब आते थे, मिस्टर HR गौड़ जी। तो मैं उनको अंकल बोलती थी और उनके यहाँ मिलती रहती थी। द वेरी सीनियर एडवोकेट। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने पापा से कहा कि अंकल के साथ मिलके उनसे सीख के कर लूँ। तो उन्होंने कहा कर लो। उन्होंने ना फिर भी नहीं कहा, मैं कर लो। फिर मैंने जाके अंकल से बात करी HR गौड़ साहब से कि ऐसे मेरे पास एक मैट्रिमोनियल केस है और मैं आपकी हेल्प चाहती हूँ। और इसमें उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं। वो भी बहुत प्यार करते थे। उनके साथ एक ममता जी भी थी, आजकल भी प्रैक्टिस करती है। HR गौड़ अनफॉर्चुनेटली रहे नहीं हमारे बीच में। तो ममता थी वो थे, तो उन्होंने कहा कि आप लिख के लाओ। तो हम तो आता कुछ नहीं था, तो हमने अपने हिसाब से जैसे सीखा था, मतलब अपने पढ़ते टाइम वो लंबी चौड़ी सी हमने वो पटिशन सी बना दी 20-25 पेज की। उसको लेके हम चले गए सर के पास। मैंने कहा सर ये बनाई है। तो बोले ये बनाई है, ये क्या है? उन्होंने कहा ऐसे बनती है। मैंने कहा सर आती नहीं है, आपने कहा ले मैं बना के ले आई हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा। फिर उन्होंने क्या क्या मेरे सामने जो ममता उनके साथ थी, ममता जी, उनको डिक्टेशन दिया कि ये इसको शॉर्ट बनाते हैं। तब शॉर्ट प्रैक्टिस थी, आजकल नहीं है, आजकल थोड़ा उल्टा है। उस टाइम ब्रीफ में जितना बनाया जाता था उतना अच्छा माना जाता था, यही ड्राफ्टिंग का तरीका था। तो उन्होंने वो मुझे सिखाया कि छोटा बनाते हैं, ऐसे 25-30 पेज का नहीं बना देते हैं इसको आप। उन्होंने मेरे सामने ही ममता जी को डिक्टेशन दिया। और उस टाइम टाइपिंग का ज़माना था और वो टाइप करने के लिए दिया गया। मैं उनके साथ टाइपिस्ट के साथ बैठी भी, और कंप्यूटर वगैरह तो थे नहीं उस टाइम पे। तो यहाँ से मेरा कदम रखा मैंने, पहला कदम अपने 30,000 के अंदर। ये मेरा पहला केस था। और ऊपर वाला चाहता था कि मैं प्रैक्टिस करूं, इसलिए मैं उस केस के साथ एंटर कर गई। उसके बाद एक नोटिस मिला पंजाब नेशनल बैंक का, उसमें 70 रुपये टोटल मिले। अच्छा। उसमें रजिस्ट्री का पैसा भी तुमको देना था, सारा कोई एक नोटिस। ये अच्छा। पूरे साल में मेरे पास केस थे जब मैं वकालत के अंदर घुसी। और HR गौड़ साहब सेंट्रल हॉल में बैठते थे। उन्हीं के साथ दौलत राम कालिया जी की भी सीट थी, वो मेरे टाइम पे रहे नहीं थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। ऐसे बड़े सीनियर एडवोकेट सारे वहाँ बैठते थे सेंट्रल हॉल में। तो गौड़ साहब के साथ मैं भी वहाँ बैठना शुरू कर दिया मैंने। उनके 6-7 जूनियर और भी होते थे उस टाइम पे। तो होता क्या था कि सब लोग तो काम पे चले जाते थे और मैं सेंट्रल हॉल में बैठी रहती थी। अच्छा, शर्म बड़ी आती थी कि भाई ऊपर से भी लोग देख रहे हैं, इधर साइड से भी। मुझे नहीं पता था कोई किसी को नहीं देखता यहाँ पे। क्योंकि कॉन्शियसनेस अंदर से अपनी थी ना। वहाँ तो बंदा पास से गुजरता तो कोई देखता नहीं है। मुझे पता नहीं थी ये बात, और मुझे लगता था यार कोई ऊपर से मुझे देख रहा, खाली बैठी हूँ, इधर से देख रहा, मैं कुछ कर नहीं रही। मतलब अंदर से मेरी बड़ी घबराहट रहती थी। उससे पहले मैंने कोर्ट देखा ही नहीं था कभी। अच्छा। उसका ही नहीं देखा था। चाहे मेरे फादर दिल्ली पुलिस में थे और मैं कोर्ट के एकदम सामने ही रहती थी पुलिस लाइन में। अच्छा। पर हम कभी कोर्ट में घुसे ही नहीं थे। अच्छा, अब मुझे इतना भी नहीं पता इधर खड़ा होना है कि राइट हैंड की लेफ्ट हैंड को जज के खड़ा होना है मुझे, अगर पहली अपीयरेंस आनी है मेरी तो। फिर मुझे गौड़ साहब ने बताया कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे जज साहब जिस हाथ को लिख रहे होते हैं उसको पिटिशनर को खड़ा होना था और रिस्पोंडेंट को ऐसे करना होता। इट्स माई फर्स्ट लेसन फ्रॉम गौड़ साहब। उन्हीं के एक मुंशी जी भी होते थे, मेहता जी। अच्छा, वो लोग थोड़े यूपी से बिलोंग करते थे, मेहता जी, और हम सब पंजाबीज थे। तो मेहता जी एक तो कालिया साहब के साथ रह चुके थे, DR कालिया साहब के साथ। उनकी डेथ से पहले उनके मुंशी थे, उनके बाद उनके हाथ। उनको थोड़ा लगाव सा हो गया मेरे से, कि उनको लगता था कि मैं भी कालिया हूँ, और उनकी और मेरी अपीयरेंस भी शायद मिलती थी कालिया जी से। तो सब लोग उनकी डॉटर समझते थे मेरे को, काफ़ी लोग मतलब उनकी डॉटर समझते थे मुझे। तो मेहता साहब ने मेरी हेल्प करनी शुरू करी। उनको मैं भूलती नहीं हूँ आज भी। तो कई लोगों ने मुझे कहा PF भरना बड़ा मुश्किल होता है, लोगों को PF भरना नहीं आता, ये नहीं आता। मैंने भी सोचा PF पता नहीं क्या चीज़ होती है और कैसे भरते हैं। पर मेहता जी ने कहा, ऐसा मुझे इशारा किया, डरने की बात नहीं है, मैं हूँ। फिर मेहता जी ने
मुझे बताया कैसे पीएफ भरते हैं, कैसे जमा कराते हैं, कैसे। पर बड़ा मज़ेदार केस हुआ। उसके बाद हम लोग का काम आना शुरू हो गया। तो मैं क्या करती थी, जाया मतलब एलमन साहब के पास पहुँचे, कागज़ वागज जो देना है पीएफ सब दे दिया और उनको थैंक यू करके आ जाती थी। अब मुझे पता नहीं वहाँ का एक रीति रिवाज भी तब होता था, एलमन साहब को भी कुछ देना होता था तब। अच्छा, 2-5 रुपये होता। अच्छा, उस समय होता होगा। 2 अब नहीं होता। अब नहीं होता। जब से धिंगा साहब ने अच्छा सिस्टम किया तब से ये चीज़ें थी। वो 2-5 रुपये देने होते थे उनको और हम तो थैंक यू धन्यवाद करके आ जाते थे। तो 4-5 बजे तो उन्होंने हमें बर्दाश्त किया। फिर बोले मैडम प्लीज़ कुछ करें। मैं पूछती क्या करें, फिर ये मैंने कहा अच्छा। तब वाली मुझे समझ आया कि यहाँ पे ये चीज़ें भी होती हैं। खैर मेरे को हमेशा ऊपर वाले की मेहरबानी रही, सब जगह अच्छे लोग मिले और उन्होंने हर कदम पे मेरी मदद करी। तो इस तरह से मेरी एंट्रेंस हो गई। कोई विचार नहीं कि हमको ये करना है ये करना है, खुले में पानी बहता रहा और हम चलते रहे, वो वाला हाल था मेरा। और उस टाइम सिविल साइड कुछ एडवोकेट, लेडी एडवोकेट, अच्छी एडवोकेट्स थी सिविल में, पर क्रिमिनल साइड कोई भी नहीं थी। बहुत लिमिटेड क्रिमिनल। एक ही लेडी एडवोकेट थी। अच्छा। महेंद्रा चौधरी। ओके। 1-2 लेडी एडवोकेट्स और भी थी, पर उनका जो काम वगैरह जो होता था वो सिविल की तरफ ज़्यादा था। मतलब उनकी दोस्तियाँ जो भी कह लो सिविल साइड ज़्यादा थी। मेरे को याद है 2-3 थी लेडीज़ पर नॉट एक्टिव। महेंद्रा चौधरी इज़ वेरी एक्टिव। ओके, क्रिमिनल। हाँ, महेंद्रा चौधरी और वेरी एक्टिव। तो वो अकेली थी पर वो बिल्कुल मर्दाना थी। अच्छा। वह सॉफ्ट नहीं थी, इसलिए शायद वो टिकी रही। जब हमने एंटर किया तो हमें पता चला कि यहाँ लेडी एडवोकेट को रुकने नहीं देते हैं। जो यहाँ की मेल लॉबी है वो क्या करती है कि एडवोकेट, लेडी एडवोकेट की इतना डिफेम कर देती हैं कि वो अपने आप छोड़ के चली जाती हैं। उनकी इंटेंशन होती है कि नहीं ये, पर मतलब लेडी एडवोकेट्स को किसी के साथ नाम जोड़ दो, कोई गंदी बात बोल दो, ऐसे करके ताकि वो आउट हो जाए वहाँ से। यहाँ मतलब होता ही यही था। तो कुछ लेडी एडवोकेट शायद आई भी पहले, वो इसी तरह से उनके साथ। पर क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, मैं अनफॉर्चुनेट कि मैं आई, मेरे साथ फिर हम 7-8 लोग एक साथ एंटर करें। ओके। हम एक ग्रुप में एंटर करें, जिस वजह से शायद मेरे फादर की बैकग्राउंड भी हम समझ सकते हैं कि वो दिल्ली पुलिस में थे उस टाइम, या मेरे फ्रेंड सर्कल जो था हम साथ आए, शायद उसका रुतबा था कि हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई और हमने अपने पैर वहाँ जमा लिए। तो क्रिमिनल में आपका इंटरेस्ट, बिकॉज पहला केस मैट्रिमोनियल मिला। हाँ, उसके बाद आप बता रहे सेकंड डे को नोटिस आया था बस। तो क्रिमिनल की तरफ आपकी डायरेक्शन बनी कैसे? इसका भी मैं बताती हूँ। पहले जो भी एडवोकेट होता है, आज भी मैं कहूँगी, किसी के पास कोई चॉइस नहीं होती है। जब हम प्रैक्टिस में घुसते हैं कि जी मैं सिविल करूँगा, मैं क्रिमिनल करूँगा, मैं ये करूँगा, कोई चॉइस नहीं होती। हाँ, जो कॉर्पोरेट वगैरह में जा रहे हैं उनकी तो है कि वो लाइन अलग है। हाँ, कॉपीराइट्स में जा रहे हैं, पेटेंट्स में जा रहे हैं, उनकी लाइन अलग है, तो वो वही करेंगे। पर हमारे यहाँ सिविल करेंगे, MACT करेंगे, ये करेंगे, कोई चॉइस होनी नहीं चाहिए। हमारे टाइम तो बिल्कुल नहीं थी और हमें तो लगता था जो आ रहा भाई कर लो वाली बात थी। तो काम ही कहाँ था, बताने ने 1 साल में 1 केस। तो फिर मेरे पास काम आने शुरू हुए। पहले मेरे पास MACT का काम काफ़ी था। अच्छा। और मैंने काफ़ी काम किया MACT में, पर मेरा मन थोड़ा उखड़ गया MACT से 2-4 साल करने के बाद। उसका रीज़न ये था, एक तो मेरे को हमेशा जो भी आता था तो रोता हुआ आदमी आता था, या मतलब पीड़ा में ही आता था, कोई खुशी से नहीं आता था मेरे पास। और फिर मैंने महसूस किया कि आप किसी के लिए कितना भी करो, पैसे भी दो, दिलवा दो, जो भी कर दो, और मैंने हर जगह यही महसूस करा, कहने की बातें हैं, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर सबको पैसा चाहिए होता है, मरने वाले को कोई याद नहीं करता, उस पैसे के लिए लड़ते हैं। तो मुझे लगा मैं कोई बहुत बढ़िया काम तो कर नहीं रही हूँ, और धीरे धीरे फिर वो रोना, वो चैम्बरों मेरे लिए वो थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो इसलिए मैंने उसको गिव अप किया। इसी बीच में मेरे पास एक पहला केस आया था, NDPS के आ गया था एक्ट 1986 में, नारकोटिक्स एक्ट, नया एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। मेरे पास एक केस पहली बारी आया, किसी ने रेफर किया था जेल से, एक सरदार जी थे, मेरे को अभी भी याद है, अफीम, वो मैंने ले लिया।
जबकि मुझे कुछ आता नहीं था, पर मैंने ले लिया। और उसी के साथ थोड़ी अरसे बाद एक केस और आया, वो स्मैक का। अच्छा। इस बीच में 1986-87 में मेरे ब्रदर भी एंटर कर गए और उन्होंने बाबा जी को ज्वाइन किया। मिस्टर जीएस बाबा नहीं, गुलचंद हाँ जीएस उनका गुलचंद बाबा जी को किया। वो तो आपको मालूम है एशिया के रेनाउंड एडवोकेट थे और कितनी पकड़ थी उनकी, में काफी नोन नाम रहा, बहुत नोन। और लोग मतलब हाई कोर्ट जजेस तक उनसे राय देते थे। उस लकी पर्सन कि उनको बाबा जी को उन्होंने ज्वाइन किया। तो वहाँ भी ये हुआ कि मेरा तो पहला केस वो था। तो आपको पता है शुरू में तो कॉपी मिली, चार्ज वाली स्टेज आई, चार्ज तो लगना ही लगना होता था। और मोहम्मद शमीम साहब थे उस टाइम सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, जब ये मैटर मुझे आया। क्योंकि फादर भी थोड़ा दिल्ली पुलिस से थे, भाई भी थोड़ा सा आ चुका था, और बाबा जी की तो क्रिमिनल की जो पकड़ थी, तो जो सिखाते थे। तो फिर मैंने केस अपने फादर को बताया। कुछ लोग ऐसे भी थे, वो ये कहने लग गए मेरे से सीनियर कि हमें दे दे, हम क्रॉस कर लेंगे, कोई बात नहीं है। मैंने उनको कुछ नहीं कहा, मैं चुप रही और मैंने फाइल नहीं दी उनको। फिर मैंने उसको पूरा रीड आउट करा, उसकी थोड़ी वीकनेसेस, एनडीपीएस एक्ट पढ़ा, उसके प्रोविजंस देखे, सब कुछ। फिर फादर से भी मैंने डिस्कस किया। उन्होंने तो अपने पुलिस वाली बातें बता दी। उन्हें बहुत अच्छी बातें थी उनका कि रजिस्टर नंबर ए क्या होता है, बी क्या होता है। अच्छा, कुछ उर्दू वर्ड बहुत आते थे उस टाइम पे, हमें पता नहीं थे वो उर्दू वर्ड्स क्या, कैसे यूज़ करें। तो उन्होंने उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन बताई, जैसे रुके की क्या होती है, एफआईआर की जो असल तहरीर होती है, ऐसे मतलब सब जगह है। ऐसे ऐसे करके उन्होंने हमें बताया कि वो फादर से मैंने सीखा। फिर ब्रदर भी आ गया। फिर हम लोगों ने एनडीपीएस एक्ट जो था उस पर मेहनत शुरू करी और उससे बहुत काम आया। और एक बाबा जी की भी उसमें कह सकते हैं योगदान था कि उन्होंने मना कर दिया कि मैं एनडीपीएस के केस नहीं करूँगा, और मेरे ब्रदर को 1-2 केस दे दिए कि तुम करो इंडिपेंडेंटली, मैं नहीं करूँगा एनडीपीएस का केस। उनको पसंद नहीं था। तो इस तरह से जर्नी शुरू हुई। और फिर सब तरह के केस आने शुरू हो गए, छोटे मोटे, चोरी बोरी सब आने। और बड़ी मज़ेदार था, हम लोगों को पहले इतना पता नहीं था। हम सोचते चोरी का मतलब तो बेल होना ही होना चाहिए ना, इतनी सी 3 साल की सज़ा, बेल होनी चाहिए। मेरे को याद भी याद है, डीआर सिंह साहब थे उस टाइम एमएम दरियागंज। एक चोरी का मैटर आया, हमने वही रूटीन वाला लिख के, फास्टली इम्प्लीकेटेड, इनोसेंट पर्सन, ये वो करके, और आई एम वेरी हैप्पी, कोई ग्राउंड नहीं, नथिंग वाज रिकवर्ड फ्रॉम दिस, ऐसे ऐसे करके वो एप्लीकेशन सी बनाई और चले गए कोर्ट के अंदर। बहस करनी शुरू कर दी। यही टीचर है, रट के ही जाते थे तब, लालू तो क्या ही आता था, रट के चले गए, जैसा किसी ने बताया, रट्टा टुट्टा चले गए वहाँ पे। अब उन्होंने सुना, वो पता नहीं उसके ऊपर और भी केसेस वेसेस होंगे या कुछ भी, जो भी जैसा सबको लगा, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हम बाहर आके मुंह बना रहे हैं, अरे रिजेक्ट क्यों कर दी, हमने तो ये करा, हमने तो वो करा। मतलब हमने टेक इट ग्रांटेड ले रखा था कि भैया बेल तो होएगी इसके अंदर। मतलब बड़ी फ्रस्ट्रेशन हुई इस टाइम पे, लगा कि पता नहीं क्या खो दिया हमने, और जज ने हमारे साथ पता नहीं कितना बुरा कर दिया। और वो धीरे धीरे फिर समझ आना शुरू हो गया बेल कैसे होती है, कैसे नहीं। करेक्शंस वहाँ से शुरू हुई। वो मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहता था उसमें। और आई एम वेरी लकी कि मुझे हर जगह से मदद मिल जाती थी, जबकि मेरा कोई सीनियर नहीं था, पर सब सीनियर की तरह मुझे मदद कर देते थे। जब भी मैं किसी से कुछ पूछती थी तो हर आदमी मेरी हेल्प कर देता था। तो इस तरह से फिर क्रिमिनल की जर्नी शुरू हो गई। फिर मैट्रिमोनियल में क्या था, जब मैं शुरू में आई तब मैंने यहाँ पे एक नारी रक्षा समिति है, इट्स अ वेरी ओल्ड एनजीओ, माता नेहरू ने, उन्होंने इनको फाउंडर मेंबर थी, उन्होंने बनाया था। इंदिरा गांधी वाज फाउंडर मेंबर। उसमें मेरा किसी तरह से एंट्री हो गई। ताजदर बाबर जी थी, पता नहीं मैं कैसे उनको मिली, उन्होंने मुझे एज ए लीगल एडवाइज़र अपने में ले लिया। शुरू की बात, बिल्कुल 86-87 की बात है। तो वहाँ पे 1-2 और एडवोकेट भी आते थे, ओनली काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग वगैरह चलती, पेमेंट नहीं होता था कुछ भी। फिर उसको ग्रांट भी आती थी 500 रुपये, वो जो कन्वेंस चार्जेस होते थे वो आते थे। तो हम लोग वो डोनेट कर देते थे। मेरे साथ एक एडवोकेट और भी थे, हमको चाहिए नहीं था, हम लोग डोनेट कर देते थे वो 500 रुपये भी। तो वहाँ मैंने बहुत सीखा, उससे पैसा नहीं आया पर लोगों ने मुझे जाना वहाँ से। और फिर मेरे को मैट्रिमोनियल की तरफ मेरा
केसेस भी वहाँ से ज़्यादा नहीं आते थे, क्योंकि हम लोग कोशिश करते या घर बस जाए या तलाक हो जाए तो म्यूचुअल में उसके अंदर ही आते थे। और क्योंकि वहाँ पहले मेरे से सीनियर एडवोकेट्स भी थे, तो मैं सीखती थी उनसे उस टाइम बैठ के, कैसे काउंसलिंग करते हैं, कैसे लोग करते हैं, वो सब सीखते थे हम लोग। मैं बैठती तो उससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया और मुझे ये मैट्रिमोनियल की समझ आनी शुरू हो गई और लोगों को भी मेरे पर विश्वास होने लग गया, वो केस देने लग गया। तो इसलिए मेरा HMA या मैट्रिमोनियल की तरफ ज़्यादा वो हो गया फिर। ओके, तो मैम इतने सालों की जर्नी रही, इसमें डिफ़िकल्टीज भी आई होंगी कि स्मूथ तो नहीं, स्मूथ तो देखो जी कुछ भी नहीं होता। हाँ जी। कई बारी तो ऐसी हालत होती थी रात रात को नींद भी नहीं आती थी, गलतियां तो हम भी करते हैं। हाँ जी। और कई बारी बेध्याने में हो जाती थी, कई बारी मतलब हो जाती हैं कई बारी गलतियाँ, ये तो है नहीं कि हम वी आर परफेक्ट, तो बहुत कष्ट होता था। तो ऐसे मतलब डिफ़िकल्टीज, ऐसी क्या डिफ़िकल्टीज है स्टार्टिंग में फेस करी या कुछ कुछ अभी भी फेस होती होंगी, बिकॉज चेंजेस इतने आते हैं? मैंने कहा ना, आई एम वेरी लकी। हाँ। गॉड ने मुझे, मैंने बताया एक मैं एवरेज पर्सन, पर वो खुदा चाहता था कि यहाँ आके मैं कुछ लोगों की मदद करूँ। हाँ जी। इसलिए उन्होंने मुझे मीडिया बनाया। होता क्या था कि मैंने बताया कोई सीनियर नहीं थे, पर सब सीनियर मेरी मदद करते थे, किसी ने ना नहीं कहा मुझे कभी। जो भी बात मैं पूछती थी, फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था, ग्रुप बहुत अच्छा था, तो मतलब इतना मेरे को कष्ट यहाँ नहीं हुआ, ना ही कोई ऐसी लगा कि मुझे इसको छोड़ के भाग जाना चाहिए। जो भी था अपने काम को लेके ही था, डे एंड नाइट काम भी किया, ऐसा नहीं है कि 12-12, 14-14, 15 घंटे भी किए, क्योंकि इतना दूसरों को तो कईयों को पकी पकाई खिचड़ी मिल जाती है, हम तो वो था ना, यहाँ से कट पेस्ट किया, यहाँ से चुराया, या कोर्ट की फाइलें पढ़ ली, अब एलमन सबको तो भैया दे दे एक फाइल, ये वाला मैटर आया ऐसे करके, तो वो लोग भी हेल्प करते थे। उस टाइम का माहौल बहुत अच्छा था, आज जैसा नहीं था। वो वेरी हेल्पिंग पर्सन, और जो हम उनको कहते थे देखो हम तो नए नए आए हैं, हमको तो ये बनाना, वो 4-5 फाइलें दिखा देते, ओके, ये देख लो, तो उससे अंदाजा हो जाता था कि ड्राफ्टिंग कैसे हो। तो इसलिए मैं कहूँगी मेरे को हेल्पिंग लोग ज़्यादा मिले, और मैं चाहती तो मेरे को हाई प्रोफाइल लोग भी बहुत मिले। एक स्टेज ऐसा था कि मैं बहुत हाई प्रोफाइल लोगों के साथ भी मूव कर रही थी, पर मैंने कभी भी, मुझे नहीं लगा कि मेरे को उनकी तरफ चलना चाहिए। मेरे को लगा कि ये गरीब आदमी है, ये इस तरह से मतलब मिडिल क्लास है, ये पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, ये ऐसे नहीं, तो हम लोगों का ध्यान उधर ज़्यादा गया। आज भी पैसा नहीं है, पर आज भी एक पत्थर फेंकूंगी तो 100 लोग मेरे लिए खड़े हो जाएंगे। एक टाइम तो ऐसा था कि मेरे घर में मैडम आपके घर आके काम करते हैं, मतलब औरतें ऐसे कहती थी, पर मैंने कभी नहीं, मैंने उनको कहा नहीं भैया मैं अपने घर में नहीं किसी को लाती आप वैसे मदद करो, बाहर करो, घर में नहीं कोई काम चाहिए। मतलब अब नहीं है वो टाइम, अब माहौल बहुत बदला हुआ है। तो मतलब एक टाइम ऐसा था, गरीब आदमी आपकी कभी भी मदद करता है, दुआएं देता है। तो पैसा ना भी हो, कमाया हो, पर दुआएं बहुत कमा ली। इसलिए मुझे लगता है ऊपर वाले ने हमेशा अपना हाथ हमारे ऊपर रखा। चलिए, तो एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट कि अब जो नई फीमेल एडवोकेट्स आ रही हैं, सिंस आपने तो वो टाइम देखा जब एक्चुअली गिनती की 4-5, उसके बाद तो अब तो बहुत ज़्यादा। हाँ, तो लेकिन स्टिल जैसे मैं अगर अपना भी बोलूँ, मेरे से आज भी कुछ जूनियर्स पूछती हैं कि यार सिंस वी आर गर्ल्स, क्या हमारे लिए क्रिमिनल लॉ फॉर्म ज्वाइन करना सही है, क्या हम लोग क्रिमिनल साइड जाएं? या मैंने कुछ अभी भी पेरेंट्स को देखा है जो ये करते हैं कि यार बेटी है तो उसके लिए लॉ करना सही नहीं है कि देर देर तक बाहर रहना पड़ता है आपको, बार बार कोर्ट में कई तरीके की। तो उनके लिए कोई मोटिवेशन या कुछ सजेशन अगर आप देना चाहें? आजकल कोई भी आप काम करो, 12 से 15 घंटे आपको बाहर रहना ही रहना है। हाँ जी। ये है कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोफेशन है ये, इसलिए आपको बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या आती है कि लोगों के दिमाग में ये है कि एडवोकेट है तो शादी नहीं होगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो पेरेंट्स थोड़ा सा इसलिए कहते हैं अरे छोड़ो वकालत क्या, अब नहीं है वो माहौल। अब नहीं है, आज से 15 साल 20 साल पहले जरूर था, अब नहीं है। अब तो अगर लेडीज़ बार रूम में आपको जाके देखो 300-400 लेडी एडवोकेट्स आपको मिल जाएंगी, और ये नहीं कि इंडिपेंडेंट क्रिमिनल प्रैक्टिस कर रही हैं। उसका रीज़न एक तो लीगल सेल्स जो हमारे यहाँ बने हुए हैं, उन्होंने लेडीज़ को काफ़ी प्रमोट, तो इसलिए लेडीज़ के लिए थोड़े रास्ते भी खुले हैं। कुछ हमारे जैसे लोग हैं जो लेडी एडवोकेट्स काम कर रही हैं क्रिमिनल में, आप लूथरा जी हैं, पिंकी जी हैं, शुरू से उन्होंने क्रिमिनल प्रैक्टिस किया है। तो वो अलग बात है, वो अब्रॉड से पढ़ के आए हैं, उनकी ट्रेनिंग्स अलग हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड उस तरह का था,
पर उसके बाद बहुत सारे अनु है हमारी, बहुत सारे क्रिमिनल में है, अपनी नीलम जी थी, मतलब उसके बाद तो मतलब काफ़ी लोग क्रिमिनल में हमारे तो सीनियर रुबाइका है, ये तो हमसे सीनियर है सारे, पर जो उनको देख के लड़कियों में काफ़ी हुआ। और सीनियर्स जो हैं क्रिमिनल साइड में, सीमा जी थी, बाबा जी ने खूब ट्रेन किया उनको, तो ऐसा नहीं है, और उन्होंने उनकी रिस्पेक्ट भी रखी और बहुत अच्छी डिसेंट प्रैक्टिस की है। क्रिमिनल में आप आना चाहते हैं आए, पर थोड़ा क्लाइंट से डिस्टेंस मेंटेन रखें। किसी को इतनी लिबर्टी ना दें कि वो आपके घर तक आ जाए या कोई गलत बात बोले, इतनी लिबर्टी आपको नहीं देना है किसी को भी। और क्रिमिनल प्रैक्टिस, सिविल प्रैक्टिस, कोई भी प्रैक्टिस में कोई फ़र्क नहीं। आपका आईक्यू है, आपका इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि मैं कोर्ट में जाके इसको ऐसे क्रॉस एग्जामिनेशन करती हूँ, एकदम मुझे क्या करना है वो मेरी मेमोरी में आए, या मेरे को सिविल में आराम से लिख के सारा काम करना है, वो आपकी चॉइस है। पर चॉइस पहले नहीं मिलती, चॉइस तो बाद में मिलती जाती, जैसे जैसे केसेस के लिंक आते चले जाते हैं, रेफरेंसेस आते। आप अगर मैट्रिमोनियल में एक रिजल्ट देंगे, दूसरा केस आ जाएगा, दूसरे में दोगे 4 केस और आ जाएंगे। तो इस तरह से अगर आपने MSCT में दिया तो MSCT के केसेस आने शुरू हो जाएंगे। तो आपकी कोई चॉइस नहीं होती शुरू में, पर धीरे धीरे आप बनते, फिर उसमें आप मेहनत करो तो उसी में निकल जाओ। तो मतलब आज लड़कियों को हर पुश करना चाहिए, किसी का बात का कोई डर नहीं है। एक क्लाइंट हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करता है। हाँ जी। 100 में से एक आधा बदतमीज होगा, नहीं तो 98% जो लोग हैं एडवोकेट की इज्जत करते हैं, लेडी एडवोकेट की। हाँ, अगर आप ही लिबर्टी देनी शुरू कर दोगे तो वो अलग बात है। मतलब आपको अपना एक प्रोफेशनल एथिक मेंटेन करना है, जो एक क्लाइंट और उससे आगे नहीं, उससे आगे आपको जाना, ना उसके साथ कॉफी चाय पीने जाना है, ना आपको उसकी पार्टी में जाना है, ना घर के फंक्शन में जाना है, बस केस तक रहो कि जी मैं यहीं तक है। हाँ जी, तभी तक है। और एक आपसे आखिरी क्वेश्चन क्या है, एक छोटी रिक्वेस्ट कि अगर आप कुछ एक मोटिवेशन के लिए कुछ बोलना चाहिए यंग एडवोकेट्स को, यंग लिटिगेंट्स को या कॉलेज स्टूडेंट्स। मैं तो ये कहती हूँ जो भी चीज़ करो अपना 100% दे दो, क्योंकि शुरू के 5-6 साल आप जो मेहनत करोगे आने वाले 20 सालों में खाओगे। हाँ जी। एक तो पैसे के पीछे नहीं भागो, केस के पीछे भी मत भागो। अगर आपने शुरू में बेईमानी सीख ली और आपने इजी मनी सीख ली तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। कई लोग क्या होते हैं जी, केस आ गया, मैंने तो इतनी फीस तय कर दी, भैया तू इतनी ले ले, तू केस कर लियो, मैं तेरे साथ, मतलब मैं पढ़ूंगा नहीं, कुछ नहीं करूँगा, तूने करना है, मैं साथ साथ चलूँगा, मेरे को तो फीस मिल गई ना पैसे। तो वो मत करो, इजी मनी के पीछे। कोई कहे भी ना, मैं कोई बात नहीं सर आप मुझे गाइड करो मैडम, मैं करूँगी, मैं कोशिश करती हूँ, आप देख लेना मेरे साथ ना, चाहे आप उसको पैसे भी दे दो, पर करो खुद। अगर आपने एक बारी ये शुरू कर दिया ना, भाई कर आप रहे हो, मैं साथ साथ फाइलें उठा के चल रहा हूँ या आपके साथ चल रहा हूँ या सिंपल अपीयरेंस दे रहा हूँ और पैसे मुझे आधे आधे मिल ही रहे हैं, और वैसे भी मेरी औकात इतनी थी कि इतनी मिलने थे मुझे, तो उससे क्या होगा कि हमेशा परजीवी हो जाओगे, दूसरे लोग कभी भी आपको इंडिपेंडेंट होने नहीं देंगे, क्योंकि उनको आपकी लत पड़ जाएगी, आपको उसकी लत पड़ जाएगी। तो अब वैसे काफ़ी फ़र्क है, हमारे टाइम में ये प्रैक्टिस बहुत थी, पर अब मेरे को लगता है यूथ हमारा काफ़ी होशियार आ रहा है। एक तो अब नेट्स आ गए, गूगल्स आ गए, इसमें हर चीज़ मिलती रहती है। अगर कोई भी ज़रा स्मार्ट आदमी है, उसको कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो गूगल खोलता है, उसमें जजमेंट निकाल लेता है, उसमें लॉ निकाल लेता है, उसमें ड्राफ्टिंग निकाल लेता है। तो आजकल मैं कहती हूँ हमसे ज़्यादा सीनियर से जूनियर होशियार है, हम उनके सामने 10% भी नहीं है। सिर्फ ये है कि कॉन्फिडेंस लेवल उनका थोड़ा कभी कभी कम हो जाता है, वो भी नहीं है वैसे मेरे हिसाब से। तो इसलिए खुल के आओ, कोई क्रिमिनल नहीं, कोई सिविल नहीं, पर गिव रिस्पेक्ट टू द सीनियर्स जजेस, कभी रूड मत हो, बदतमीजी मत करो, गिव रिस्पेक्ट टू ऑल, इवन स्टाफ आल्सो, एल्मद है, रीडर है, चाय वाला है, पानी वाला, सबको रिस्पेक्ट दो। तो अगर आप बहुत बड़े वकील बन भी गए और आपका सोसाइटी में या बार में आए, अरे बदतमीज है, बोलने की तहजीब नहीं है, रूल, तो आपने कुछ नहीं कमाया। आजकल क्या हो गया है, मैं इस चीज़ को माइंड नहीं करती, पर एक जनरल जो सीनियर्स को प्रॉब्लम है या लोग बात करते हैं जिसके आ रहे हैं कि जो नए जूनियर्स आ रहे हैं उनको इतनी तहजीब नहीं है कि कोई सीनियर खड़ा है या सीनियर लेडी एडवोकेट खड़ी है कि उसको सीट ऑफर कर दो।
वो देखेंगे, आँख यूँ कर लेंगे, उठेंगे नहीं। ये जनरल मतलब कंप्लेंट है सीनियर्स की अपने, क्योंकि उन्होंने वो टाइम देखा है कि जब सीनियर आता तो बंदा उठना तो थोड़ा दूर जाके खड़ा हो जाता, और हमें सिखाया भी गया। एक बारी मेरे फादर ने मेरे ब्रदर को बाबा जी के थोड़ा करीब देख लिया था, जैसे बात करते हैं तो ऐसे आगे उन्होंने घर आते ही पहले उसकी अच्छी से फायरिंग की कि तेरा सीनियर है, तुझे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके बात करना चाहिए था। उस दिन से उसको एक लेसन मिल गया कि सीनियर से कितनी दूरी पे बैठ के हमने बात करनी। यहाँ मैं बड़ी प्यारी बात बताऊंगी बाबा जी की। मेरे को याद है एक दो बारी मैं बाबा जी का घर मॉल्टन में था तो उनके यहाँ जाना हुआ उन्हें, मतलब क्या उस टाइम का वो था, मतलब कितने अच्छे संस्कार थे या जो भी, वो इतने बड़े सीनियर। जैसे मैं जाती थी वो सीट से खड़े हो जाते थे, जब तक मैं बैठती नहीं थी वो बैठते नहीं। रिस्पेक्ट टू द लेडीज, रिस्पेक्ट टू द लेडीज। आजकल तो लेडीज तो छोड़ो तो वो मतलब सीनियर्स को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें भी नहीं पड़ता। हम भी कौन से इतने बुढ़े हो गए कि चल नहीं पाएंगे, अब खड़े रह जाएंगे तो तकलीफ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। एक रिस्पेक्ट होती है, एक चला आ रहा है। मतलब आउट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफर कर दो, सीनियर ना बैठे, दैट इज हाँ, मतलब थोड़ा सा अच्छा, अब जैसे कोई जा रहा होता है सीनियर, उनकी फाइल है, सर पकड़ लें, हाँ, इतनी सी रिस्पेक्ट है और कुछ भी नहीं है। पर खैर अब उनका आजकल के हिसाब से मॉडर्न टाइम है तो हम उसको क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। मतलब मैं एक जर्नल है, एक बड़ी प्यारी बात उस टाइम ये होती थी, हमारे सीनियर्स चाय पिलाते थे। हाँ जी, चाय, मतलब चाय बहुत बड़ी चीज़ होती थी उस टाइम। तो जब हम सीनियर कहते हैं ना चाय पीने चले, तो हमारी बातें यहाँ से खिल जाती हैं। हमको लगता था कितना बड़ा प्रिविलेज मिला हमें कि सर हमें साथ में चाय पिलाने ले जा रहे हैं। हाँ जी। तो बहुत अच्छा मोमेंट होता था वो चाय जो हम उनके साथ बैठ के पीते थे, तो बहुत अच्छा लगता। चाहे मतलब HR कपूर जी, HR गौर साहब थे, या पद्मा जैन जी थी, या कोई भी, अरुण जेटली जी के फादर ने भी एक बारी पिलाई थी, तो हमको बड़ा अच्छा सा लगता था कि भाई अभी क्या होता है कि हम लोग जब अपने इस उसमें आ गए तो हमको भी ये बड़ा अच्छा लगता है कि जो हम खाएं पिए हमारे जूनियर्स हमारे साथ हैं। हाँ जी। तो कई बार क्या होता है जूनियर नहीं सर हम ये, तो ये कभी नहीं करना चाहिए। आप सीनियर एक आपको वो कर रहा है तो आप उनके साथ, ये आपके लिए प्रिविलेज है कि वो आपको बुला रहा है, चाय पिला रहा है या कॉफ़ी पिला रहा है या कुछ खाने को कह रहा है, से नो कभी ना हो नो। थोड़ा सा टाइम जरूर गुजारो उनके साथ। मुझे याद है एक मिस्टर क्या नाम है, चमन लाल प्रेम जी होते थे, वेरी सीनियर, ये 4-5 उस टाइम टॉप के होते थे। हाँ, जैसे सूद साहब हो गए, ये हो गए, ग्रोवर साहब हो गए, और बाबा जी, ये क्रीम थी ऊपर की जिसको सीनियर एडवोकेट, मतलब सीनियर डेजिग्नेटेड नहीं थे पर सीनियर, मतलब एक्सपीरियंस वाइज सीनियर जिनकी मतलब क्रिमिनल में बहुत पकड़ थी, हाँ। क्रॉस एग्जामिनेशन पे पकड़ थी, लॉ पे पकड़ थी, और जिनको लोग सलाम करते थे। ये 5-6 हस्तियां थी ऊपर। तो चमन लाल प्रेम जी मेरे फादर को जानते थे और मेरे को भी बड़ा प्यार करते, उनका चैम्बर मेरे से थोड़ी दूर था। अच्छा। तो उन्होंने ना मेरे को कई बारी कहा, मधु आओ कॉफ़ी पियो, ऐसे कहते हैं ना बच्चे आ जाए कॉफ़ी पी लेना। तो मेरे को बड़ा थोड़ा डर सा भी लगता था कि इतने बड़े काउंसिल हैं और ये और वो है। शुरू की बात है, 2-3 मतलब प्रैक्टिस में घुसने के 1 आधे महीने बाद हुआ, तो मैं कोई ना कोई बहाना मार के नहीं सर ये वो करके चली जाती थी। 3 या 4 मंथ्स मेरी प्रैक्टिस को सिर्फ हुए थे, और दिसंबर 31 या ऐसी कोई डेट थी। मतलब आपकी जब अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस? नहीं, मैं तो इंडिविजुअल ही रही मेरी। अच्छा, हाँ, साथ तो ज्वाइनिंग थी हाँ, नहीं मेरी। तो फिर वो फिर मुझे पता चला चमन लाल जी की डेथ हो गई 3-4 महीने मेरी ज्वाइनिंग के बाद। तो मुझे अंदर से इतना गिल्ट हुआ कि भाई मैंने, उन्होंने 2 बारी 3 बारी मेरे से कॉफ़ी पूछा और मैंने क्यों नहीं पी, कि मैंने उनकी ब्लेसिंग मिस करी। तो मुझे आज भी मैं सबको ये बात बताती हूँ, कभी का टाइम हो या ना हो, आपको डर भी लग रहा हो, पर जरूर आपको उनके साथ पियो ना, लेकिन उनके साथ बैठ जाओ एज अ रिस्पेक्ट। हाँ, मुझे ऐसा लगता हो सकता है मेरे व्यू से लोग डेफर करें कि भी नहीं होना चाहिए, डिफर करें। तो एक्सपीरियंस तो बहुत सुंदर सुंदर होते हैं सबने, बहुत मेरे को हर चीज़ मज़ा आता है यहाँ पे, तो इसलिए कोई ऐसी कंप्लेंट कभी भी नहीं रही है। बाकी चलिए, आज जितनों के माइंड में क्वेश्चन था कि भाई फीमेल को एडवोकेट बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, क्रिमिनल में जाना चाहिए, आजकल का तो माहौल ही बहुत अच्छा है,
लेडी एडवोकेट से होशियार कौन है? आपने खुद एक फाइटर देख ली है जो 84 से प्रैक्टिस करती आई है, 86 87 से क्रिमिनल उसमें रही हैं। नहीं, अदरवाइज आजकल एक और बात भी है, जो लेडी एडवोकेट पे लोग ज़्यादा यकीन करते हैं, चाहे वो क्रिमिनल साइड हो, सिविल साइड हो, मैट्रिमोनियल हो, उनको लगता है वो ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, दूसरी पार्टी से नहीं मिलेंगी और मेहनत करेंगी। इसलिए उनकी भावनाओं को समझते हुए सब तरह के केसेस लो, अपने आप बस मेहनत डरना करोगे नहीं तो है। हाँ, डरना डरना कुछ नहीं है। मेरे फादर ने मेरे को पहले दिन सिखाया, जब कोर्ट में जाओ ना तो सब मूर्ख बैठे हुए हैं, तुझे ही आता है, तो उससे क्या होगा, तेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ऊपर जाएगा और तुम बोल पाओ। हाँ जी। तो वही बताया ना, एवरेज पर्सन हैं, कोई ज़्यादा ये तो है नहीं टॉपर्स और इस तरह की कोई बात नहीं थी, पर ऊपर वाले ने बहुत सारे अच्छे साल यहाँ गुजारे हैं। और पैसे के लिए कभी प्रैक्टिस नहीं करी, प्रैक्टिस इसलिए करी कि एक तो मज़ा आ रहा था, फिर लोगों के संपर्क में थे। एक टाइम तो ऐसा भी हो जाता था, बाजार में जाती तो जमादार भी कहता था नमस्ते मैडम, लोग हंसते थे कि ये भी इसका क्लाइंट है। तो मतलब कभी ये नहीं सोचा कि अमीरों के लिए काम करना है। और वही बता रही हूँ कि गरीबों के लिए भी करोगे, बिना पैसे के भी करोगे, ऐसे शुरू में बिना पैसे के भी करना। अगर आप केसों के पीछे भागोगे, पैसे के पीछे, वो 2 कदम और भाग जाएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस। अच्छा। आपको लगता है ये यार ये केस तो आ रहा है, ये आ गया, अब इसको ये कर दूँ, आएगा ही नहीं। इसलिए और जो भी आप प्रैक्टिस करें, अपनी पूरी कोशिश करें कि आप अपने क्लाइंट को अलग से डील करें। किसी बड़े सीनियर जो आपसे बड़ा अच्छी प्रैक्टिस वाला है उसके सामने भी नहीं करें। गलत करें उससे पहले एडवाइस ले लें सीनियर से या जिससे भी है कि ऐसे मैटर आ रहा है, ये करना है, पर क्लाइंट के सामने आप मत बिठाएं उसको। उसका रीज़न ये होता है कि उसके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है और वो लॉ में आपसे अच्छा है। जब आप उससे बात करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो मतलब उसकी इंटेंशन नहीं होगी, पर कहीं ना कहीं जैसे आप कुछ गलत एडवाइस करने पे आ रहे होंगे या मतलब उसको नहीं क्लिक कर रही है, तो वो बीच में बोल पड़ेंगे। उससे क्या होगा, क्लाइंट खराब हो जाएगा, क्लाइंट शिफ्ट उधर हो जाएगा। नहीं, उधर भी नहीं होगा, वो दोनों को छोड़ जाएगा। क्योंकि उसको लगेगा आपको आता नहीं, उसको वो करेगा नहीं। इसलिए हमेशा अपनी, चाहे थोड़ा बुरा भी लगे, फ्रेंड हो, सीनियर्स हो, अलग से अपने क्लाइंट को ठीक करो। ये मेरी एडवाइस है कि इस तरह से काम करना चाहिए। और किसी के साथ बेईमानी मत करो। अगर आप कर पा रहे हो उसको बोलो। अब जैसे मैं सिविल नहीं कर पा रही हूँ तो मैंने सबको बोल दिया कि मैं सिविल नहीं करती हूँ, मेरा फलां आदमी करता है, आप फाइल ले जाओ, उसके साथ बात कर लो। तो उससे क्या, मैं फाइल में बनवा लिया उससे मैंने केस, फिर मैंने फाइलिंग भी कर दी, फिर उसका जवाब भी आ गया, फिर एप्लीकेशन भी आ गया, या मैंने इधर उधर से कट पेस्ट करके बना भी लिया। और मुझे तो नया लॉ आता नहीं, रोज लॉ में चेंजेस आ रहे हैं, सीपीसी में, हर चीज़ में, और मैंने कहीं उसे फंसा दिया। फिर मैं उसको कह दिया यार मेरे से तो हो नहीं रहा, उसके पास चले जाओ। तो इससे बेहतर है अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप पहले ही करो और उसके साथ सीखो लग के। उसे कहो सर आपका केस है, मैं तो आपको सिर्फ आपसे सीखूँ, क्या सीखूँ। अगर आपके पास सीनियर नहीं है, आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, सीनियर हैं तो फिर तो अलग ही बात होती है। तो इसलिए कोई बात नहीं, आजकल हर लेडी अपना इंडिपेंडेंट काम कर सकती है। थोड़ा सा ये है कि आपको फैमिली और प्रोफेशन में बैलेंस करना पड़ेगा। वो ज़रूर रखें कि ये ना कि प्रोफेशन की वजह से घर मैरिड लेडीज़ का ख़राब हो, वो ना करें। बाकी थैंक यू मैम आपका टाइम देने के लिए, आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया। बहुत अच्छा लगा आपके इतने एक्सपीरियंसेस सुन के, तो थैंक यू। एंड आप सब लोगों के लिए भी ऐसे हम और एक्सपीरियंसेस लाएंगे और एडवोकेट से मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुक्रिया।